Assalamu alaikum to everyone. जी बेटा 10 ईयर्स से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल, आज 2 न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज क्लास, calculate the heat of formation of iron oxide at 25 degrees centigrade. Equation 1 is 2Fe 3/2O2, which forms Fe2O3. Delta HF find out करना। Question equation 2 H2 plus half O2, which forms water, and the value of delta H for water is minus 286 kilojoule per mole. Equation 3 Fe2O3 plus 3H2, which forms 2FeOH taken thrice. Delta H plus 289, yes, plus 289 kilojoule per mole. And equation 4 is iron plus 3H2O. It forms FeOH taken thrice plus 3/2 H2. Delta H equals to plus 161 kilojoule per mole. आयरन ऑक्साइड फाइंड आउट करना है। सेकेंड इक्वेशन वाटर है। थर्ड इक्वेशन आयरन ऑक्साइड से ही रिलेटेड है और फोर्थ वन इक्वेशन है आपके पास आयरन से रिलेटेड। सबसे पहले तो रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करते हैं, आयरन एंड दिस वन इज ऑक्सीजन। आयरन मुझे इक्वेशन 4 में नजर आ रहा है और ऑक्सीजन मुझे इक्वेशन 2 में नजर आ रहा है, लेकिन ना तो इक्वेशन 4 बैलेंस है और ना ही इक्वेशन 2 बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही, चलें भाई आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या काम करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 and 4 by 2.
इक्वेशन 3 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, H2 plus half O2 which forms H2O and delta H equals to minus 286 kilojoule per mole. तो आपके पास वैल्यू बनेगी 3H2 plus 3/2O2 and 3H2 and delta H value becomes 286 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, minus 858. Then equation 4 की बात करते हैं. Equation 4 is iron plus 3H2O which forms iron hydroxide plus 3/2H2. इसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2Fe plus 6H2O plus 2FeOH taken thrice plus 3H2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा H जो इसका था दैट इज 161 किलोजूल. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डेल्टा H निकालेंगे, then you get the answer plus 322 kilojoule per mole. जी, अब आप क्या करेंगे भाई, दोनों इक्वेशन रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग थी, तो आपने लिखा ऐड इक्वेशन 2 and 4. सही है, हम हमेशा यही करते आए हैं ना कि भाई रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग देखा और हम उन इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं और फिर हम उन्हें ऐड कर लेते हैं. देन 3H2 3/2O2 3H2. सही. डेल्टा H इसके लिए था minus 858. इक्वेशन 4 2Fe 6H2O 2FeOH taken thrice plus 3H2 and delta H equals to plus 322 kilojoule per mole. ऐड करते हैं हम इन दोनों वैल्यूज को. बहुत ध्यान से देखते हैं. सबसे पहले तो वो वैल्यूज जो कैंसिल आउट हो, 3H2 3H2 ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट. 6H2O एंड 3H2, इसका मतलब यहाँ 3 बाकी हो. दैट मीन यहाँ बाकी क्या बचा, 2Fe plus 3H2O which forms 2FeOH taken thrice. बाकी प्रोडक्ट साइड पर कोई चीज बाकी नहीं है ना. और डेल्टा H माइनस प्लस माइनस, आप क्या करेंगे, यकीनन बहुत सिंपल. 858 में से आप 322 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा H के साथ आएगा. एंड दिस इज इक्वेशन 5.
माइनस प्लस माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में हाइड्रोजन कैंसिल। वाटर 3H2O बाकी था, 3H2O आपने लिखा। एक चीज यहां पर और मौजूद है जो रिएक्टेंट डायरेक्शन में हमें लिखना है। यकीनन आप लोगों के हैंडरेज ऑप्शन बता रहे हैं कि आप लोग बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। 3/2O2 किया है, सही। अब इक्वेशन हमारे पास 5 क्या होती है, कंप्लीट। इस इक्वेशन में से आपको पता है जो रिमेनिंग वन इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन बाकी है अभी हमारे पास, इक्वेशन 3। आप 5 में से 3 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो आपने नेक्स्ट स्टेप यही लिखना है, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5। इक्वेशन 5 क्या थी भाई, 3/2O2 प्लस 2Fe प्लस 3H2O which gives 2FeOH taken thrice and delta H equals to minus 536 kilojoule per mole. इक्वेशन 3 हमारे पास क्या थी, जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, और जो रिमेनिंग वन इक्वेशन Fe2O3 plus 3H2O which gives 2FeOH taken thrice. डेल्टा H इसके लिए कितना था भाई, प्लस 218 है ना। और आप जानते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइंस क्या करेंगे हम, यस बिल्कुल सही, चेंज कर देंगे, माइनस 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 माइनस। तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कैंसिल आउट होनी है, 3H2 2Fe OH टेकन थ्राइस। तो बाकी क्या बचा हमारे पास, क्या इक्वेशन वही बन रही है जो हमें बनानी थी, यस 2Fe 3/2O2। और आपको पता है Fe2O3 माइनस में है, तो एरो के इस डायरेक्शन में यानी प्रोडक्ट साइड पर Fe2O3। और डेल्टा H आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसकी आएगी, माइनस। वैल्यू क्या बनी आपके पास, 536 प्लस 289 825 किलो जूल पर। बेटा कहाँ तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सोचें सॉल्व करते हुए, काफी आप लोग कंफ्यूज कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और आज आपको हर तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया और आपको ये बात समझ में आ रही है कि हाँ हमें ये सॉल्व करना है और हम कर सकते हैं। लास्ट वन न्यूमेरिकल आपका टास्क है और आप उसे खुद सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन of M2A. Equation 1, 2M plus half A2 M2A. Delta H find out करना। Equation 2, M plus Y2 MAY half Y2 delta H minus 43.2 kilojoule per mole. Y2 plus half A2 Y2A
and delta H is minus 68.5 kilojoule per mole. And last one equation is M2A plus Y2A. It forms 2MA1. And delta H equals to minus 63.2 kilojoule per mole. ये आप खुद सॉल्व करें। यहां तक हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 8। आप प्रैक्टिस अपनी जारी रखिएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अगर आपको इन न्यूमेरिकल्स में कहीं पर भी कोई 10 या 25 या जो भी आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप सॉल्व करते हो, आपसे नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। अभी तक आपने जितना भी न्यूमेरिकल वाइज पढ़ा है, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आप 10 ईयर में से देखते हैं और आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और एक और बात याद रखें, आपने 4 इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, आपने 3 इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया हमेशा, आप 5 इक्वेशन वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे मेरे साथ। ये बात इसलिए बता रही हूँ कि तकरीबन 2 से 3 साल पहले जब पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था तो उन्होंने मॉडल पेपर में सही हमारे पास इस मॉडल पेपर में 5 इक्वेशन से रिलेटेड एक बार ही वो न्यूमेरिकल आया, तो शक हो जाता है कि हो सकता है कभी ना कभी किसी ना किसी साल में वो आ सकता है। लेकिन उसके लिए तब बात बहुत अच्छी लगेगी जब आपको ये 4-3 इक्वेशन वालों पे आपको फुली तौर पे कमांड, तो आपको वो सॉल्व करने में आसानी होगी। मैं बिल्कुल आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद। इस चैप्टर में सारी थ्योरी ही थी, न्यूमेरिकल सिर्फ एक के आपके पास हेसेस लॉ में आए और एक आपके पास जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। जहां तक हेस लॉ की बात है तो हेस लॉ के स्टेटमेंट तक आपके पास लिखी हुई है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाई थी और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही हम इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस में आते हैं तो आपको नोट्स जब दे दिए जाएंगे तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ वहां से याद करिएगा। लेकिन बज़ाहिर अगर आप देखें तो आपके पास एक्सप्लेनेशन शॉर्टली लिखी हुई भी है जिस तरह मैंने आपको समझाया। Now moving towards the next chapter, which is chapter number 8. Introduction to the chemical kinetics. ये केमिकल काइनेटिक्स क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। और इसी तरह फिजिकल केमिस्ट्री में एक पार्ट आता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। जिस तरह आपने थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा, इसी तरह चैप्टर 8 में आप केमिकल काइनेटिक्स के नाम से सारी बातें पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक जाने के लिए आपको बेसिक इंफॉर्मेशन का सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम उन तमाम चीजों को सीखते हैं जिसके बाद फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकेंगे। सही है, बहुत छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन आपको थोड़े टाइम बाद नजर आना शुरू हो जाएंगी, जो इस चैप्टर का बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज सॉल्यूशन। यस, solution is homogeneous mixture of components of solution. होमोजीनियस का मतलब वन फेस, सिंगल फेस। शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो ना शुगर पार्टिकल्स नजर आते हैं और ना ही प्योर वाटर के वहां पे मॉलिक्यूल्स आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आप कहते हैं दैट इज शुगर मॉलिक्यूल। इसी तरह आप कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्ट होता है, अगर आप उसे वाटर में डिसॉल्व करें तो थ्रू आउट हमें वो ब्लू कलर नजर आ रहा होता है।
तो इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी वो कंपोनेंट, अब वो हमारे लिए मसला ये है कि हम तो कंपोनेंट नहीं जानते ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट पे कंसिस्ट करता है, एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट आप खुद से ही कहते हैं दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which is dissolved, जिसे डिसॉल्व किया जाता है, which is dissolved, यानी ये एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन है जिसे आप डिसॉल्व करते हैं टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, एसिड, बेस एटसेट्रा। और इसी से रिलेटेड, हम सॉल्यूट से रिलेटेड ही आपको एक की पॉइंट भी बताते हैं कि ये आपके पास स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। यानी ये कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन आप इस तरह से कह सकते हैं जो किसमें मौजूद है, स्मॉलर क्वांटिटी। सेकेंड कंपोनेंट, द सेकेंड कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, a component of solution in which dissolved। क्या मतलब बेटा इन विच डिसॉल्व, जिसमें डिसॉल्व किया जाए। A component of solution in which dissolve solute to prepare a solution। For example, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पूरी दुनिया में एक सॉल्वेंट ऐसा है जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, दैट इज वाटर। केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले तकरीबन 88 to 91% कंपोनेंट्स, जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो सॉल्वेंट में, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो क्या इसके अलावा भी कोई और सॉल्वेंट एग्जिस्ट करते हैं? जी बिल्कुल, केमिकल नेम है उनके बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। लेकिन हम याद रखें ये चैप्टर, असल में ये जो तमाम चीजें हैं ना, अगर मैं चैप्टर 6 भी स्टार्ट करती तब भी मुझे इनिशियली पढ़ाना है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि चैप्टर 6 को पढ़ाने के लिए मुझे आधे से ज्यादा चैप्टर 8 पहले ही पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर 6 की भी चैप्टर 8 में है। तो इसीलिए चैप्टर 8 हम पहले पढ़ रहे हैं ताकि आपको वो दोनों चीजों से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन आए, फिर उसके बाद आप सारी चीजों जो है वो बड़े अच्छे से पढ़ते चले जाएं। अच्छा जी, ये हो गया सॉल्यूट, फिर हो गया सॉल्वेंट। अब आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपके पास कोई भी सॉल्यूशन बनाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। हमें कैसे पता कौन सा सॉल्यूशन पावरफुल है या कौन सा सॉल्यूशन जो है वो आपके पास नहीं है उसकी इतनी स्ट्रेंथ, हमें कैसे पता चलेगा? इन दोनों टर्म्स को हमने एक नए टर्म से मिला दिया है, विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
विच इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी सोल्यूशन बनाया जाता है पर्टिकुलर स्ट्रेंथ। मैं आप सबको, अगर हम लैब में मौजूद हों और मैं आप सबसे कहूँ बेटा 100 ml बीकर लें और उसके अंदर 100 ml वाटर लीजिए और उसके अंदर जो है वो सॉल्ट डिजोल्व कर। अब सॉल्ट मैंने आपकी मर्जी पे छोड़ दिया। अब कोई कोई क्या करेगा, कभी जो है वो कोई एक स्पैचुला ले लेगा, कोई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से 1 ग्राम बैलेंस कर रहा होगा, कोई ऐसे ही एक जो है वो आपके पास थोड़ा सा सॉल्ट लिया और उसे डिजोल्व कर देगा। तो हर एक की स्ट्रेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट क्या होंगे, डिफरेंट। उससे हर एक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, चेंज, यानी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आप किसे कहते हैं, when particular amount of solute dissolved in particular volume of solvent it is said to be as strength or concentration of solution। यानी आप कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे मेजर करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया जाए in the particular volume of solvent। तो हम कहते हैं कि हमारी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर। लेकिन ऐसे काम नहीं होते। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि भाई लेंथ मेजर करनी है, कह दिया हाँ जी लेंथ मेजर करनी, लेकिन इस लेंथ की मेजरमेंट के लिए आप कोई ना कोई यूनिट जरूर यूज करेंगे। या तो आप उसे किलोमीटर में बताएंगे, या मीटर्स में बताएंगे, या फिर सेंटीमीटर्स में बताएंगे, मिलीमीटर्स में बताएंगे। तो आपके पास क्या, आपको इसी तरह कॉन्सेंट्रेशन की भी यूनिट्स चाहिए ताकि पता चले कि कितना जो है वो मेजर किया है या कितनी कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन बना। तो अगर मैं यूनिट्स ऑफ सोल्यूशन की बात करूं, there are following units। The first one, molarity। इसका सिंबल है कैपिटल। The second one, molality। स्मॉल है। थर्ड वन, नॉर्मेलिटी। And the fourth one, percentage composition। और इसका सिंबल परसेंट साइन ही। मोल फ्रैक्शन। एंड मोल फ्रैक्शन सिंबल है एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइम के लिए मिनट्स, आवर्स, सेकेंड्स आप यूज करते हैं, इसी तरह किसी भी सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन की डिफरेंट यूनिट्स हैं और ये तमाम यूनिट्स, लेकिन इसमें एक यूनिट है एसआई यूनिट, दैट इज मोलारिटी। इट इज द एसआई यूनिट। किसका एसआई यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
तो हम बात करेंगे सबसे पहले मोलैरिटी। इट इज द SI यूनिट of concentration of solution, and it can be defined as number of moles of solute dissolve in per dm क्यूब यानी क्यूबिक डेसीमीटर और लीटर ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। कहता है कि मोलैरिटी आप उस यूनिट को कहते हैं जब आप किसी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व करें पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में यानी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में या पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके पास वो डिजायर्ड मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनेगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M और मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर लीटर। क्योंकि कभी इनिशियल क्लासेस में जब स्टार्टिंग थी हमारी तमाम इस केमिस्ट्री से रिलेटेड, तब आपको बताया था डीएम क्यूब एंड लीटर आर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, इनकी क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर लीटर। लेकिन इसका फॉर्मूला हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमें करनी है कैलकुलेशन। मोलैरिटी इक्वल्स टू number of moles of solute divided by volume in dm क्यूब और लीटर। अगर मैं कभी डीएम क्यूब और लीटर में से कोई एक लिखूं तो समझ जाएगा कि दूसरा भी वहां पे यकीनन बात की गई है। लेकिन आप जानते हैं कोई ऐसा वेइंग बैलेंस मौजूद नहीं है जो मुझे किसी भी सब्सटेंस के लिए नंबर ऑफ मोल्स दे दे, क्योंकि हमें पता है मोल्स खुद कैसे निकाले जाते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। मोल्स खुद किससे निकाले जाते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। इसका मतलब ये फॉर्मूला मजीद मॉडिफाइड फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। मैं से डिनोमिनेटर में एक साथ भी लिख सकती हूँ, मॉलिक्यूलर मास के बराबर में लिखूं मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के आगे लिख दूं वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, तब भी एक ही बात है। लेकिन अक्सर ये फॉर्मूला अगर लिखा हुआ आ जाए तो ऐसा ना हो ना कि आप परेशान हो जाए, नहीं जी ये तो मोलैरिटी का फॉर्मूला नहीं है, इसलिए तो हमें एक साथ ही बताया था। तो दोनों सिचुएशन में ये एक ही चीज है, सही। चाहे आप इसे सेपरेटली वॉल्यूम को शो करें या फिर एक साथ शो कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात याद रखना है कि ये डिनोमिनेटर में ही रहे। तो ये है मोलैरिटी के फॉर्मूलाज जिसे हमें यूज करना है।
इसमें नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन भी आ जाती है और इसमें वॉल्यूम कन्वर्जन भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, calculate the molarity of sodium hydroxide when 75 gram of it dissolved in 900 milliliter of water. तो आप इसका बनाएंगे डेटा। Mass of sodium hydroxide is 75 gram. Volume is 900 milliliter. इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 1000 से। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये लीटर्स में आ जाए। दैट इज 0.19 लीटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास भी डेटा में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 + 16 + 1 विच इक्वल्स टू 40। और रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? मोलैरिटी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा अब इसमें दो तरीके हैं। या तो आप पहले नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड आउट कर लें और फिर आप फार्मूला नंबर 1 यानी फार्मूला ए यूज कर लें, और अगर नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसे रख सकते हैं और फार्मूला बी भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है। तो अगर मैं फार्मूला बी यहाँ पे यूज करूं तो मैंने लिखा बाय यूजिंग फार्मूला। अब वहां लिखना नहीं है कि ये फार्मूला बी है, ये फार्मूला ए और बी आपके लिए लिखा है मैंने। देन मोलैरिटी इक्वल्स टू mass in gram upon molecular mass into 1 upon volume in, इस बार लीटर था तो मैंने यहां लीटर लिखा। The mass is 75, molecular mass 40 into 1 upon 0.9। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 40 को पहले 0.9 से मल्टीप्लाई कर लें। $36 आ जाएगा। देन 75 को 36 से डिवाइड कर दें तो आपके पास मोलैरिटी कितनी आएगी? 2.08। और आप इसका सिंबल यानी आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे बेटा? कैपिटल एम से। आप चाहें तो मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मोलैरिटी। लेकिन कब?
इस क्वेश्चन में ये बात याद रखें, ग्राम्स गिवन थे और वॉल्यूम हमेशा नजर आएगा वहां पर, लेकिन अगर ग्राम्स गिवन है तो फॉर्मूला उसी हिसाब से लगाना है, अगर डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो भी आपको फॉर्मूला उसी तरह से लगाना है। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि क्वेश्चन 2 कुछ इस तरह मौजूद है, कैलकुलेट द concentration of the following solutions. Number 1, 250 gram of sodium carbonate in 500 milliliter of water, and part 2, 0.01 mole of hydrochloric acid in 100 milliliter of water. तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे पहचानेंगे? एक में ग्राम्स गिवन है, फॉर्मूला बी, एक में डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, फॉर्मूला ए। यहाँ कोई यहाँ फर्स्ट वन में मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ेगी और सेकंड वन में HCl के मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज आपने ये जो जितना भी इंट्रोडक्शन लिया है, इस इंट्रोडक्शन से हमें ये बात समझ में आती है कि हम आज इस चैप्टर 8 को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक पॉइंट समझ रहे हैं कि हाउ वी कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन एंड हाउ वी कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। बाकी सब में भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हम आपको चैप्टर 7 में सिखाते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे मोलैरिटी से काम है, तो हम मोलैरिटी पे ही फोकस करते हैं। सही, तो आज मैंने आपको 2 टास्क दिए हैं। एक मैंने आपको हेस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया है और एक मैंने आज आपको ये मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया है। मतलब इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो मोलैरिटीज के आगे कुछ भी नहीं है। आप 5 से 7 मिनट भी लगाएंगे तो ये न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। शर्त यह है कि मॉलिक्यूलर मास सही सॉल्व करें और वॉल्यूम को कन्वर्ट करना याद रखें। तो हम आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।